नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो ग्रांट है ये अभी निकली हुई है, 12 तारीख को ग्रांट निकली है। और किस ग्रांट को करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो हम बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने सीधा सिस्टम की ओर, नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड की ओर। जो NMPB बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, उसने ग्रांट निकाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है और nmpb.nic.in करके आपको सर्च करना है। तो आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आके इनकी स्कीम को आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद आप इनकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है आपको ड्रॉप डाउन करके नीचे आना रहेगा। नीचे यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी, क्या क्या ये एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, किस किस पे ग्रांट निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबिलिटी मिलेगी। इसके साथ आपको व्हाट इज़ द न्यू, क्या है अभी नया इन्होंने क्या निकाला है, तो उस पर आप आके और व्यू ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर लिख के आ रहा है सेल्फ ऑल प्रपोजल ऑफ ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोषण वाटिका फॉर सेकेंड फेज। यानी फर्स्ट फेज ये निकाल चुके हैं, जिसका प्रोजेक्ट लोगों ने अप्लाई भी कर लिया है, लेकिन अभी इन्होंने दोबारा से एक ग्रांट निकाला है ये पोषण वाटिका पे, जो आपको जो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना रहेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके और इनके इस ग्रांट को आप देख पाएंगे जो इन्होंने ये ग्रांट निकाला हुआ है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने जो ग्रांट ओपन किया उसकी RFP है। और ये RFP जो है 12 मई यानी 12 मई को ये ग्रांट निकली है। और ग्रांट बहुत अच्छी है। जो प्लांटेशन पे काम करने वाली संस्थाएं हैं या जो प्लांट इन्वायरमेंट पे काम कर रही हैं, मेडिसिन प्लांट पे जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है। और उसके लिए ये भी है कि आप गार्डन पे काम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है इस ग्रांट को करने के लिए, क्योंकि इस ग्रांट को आप करते हैं तो इससे आपके CSR मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये ग्रांट ऐसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने सब्जेक्ट क्या दिया, क्योंकि सब्जेक्ट पूरे प्रोजेक्ट का एक मूल आधार होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फिर रन आउट बनती हैं। तो इन्होंने बोला कि सेल्फ ऑल प्रपोजल ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोषण वाटिका अंडर द हर्बल गार्डन कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इनका कहने का मतलब यह है कि जो हर्बल गार्डन आपको बनाना है, जो गार्डनिंग करनी है, उसके लिए जो इन्होंने कंपोनेंट्स बनाए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का, तो इसमें उन्होंने एक स्कीम नाम दिया है पोषण वाटिका का। तो ये ग्रांट जो है बहुत अच्छी है। जो संस्थाएं मेडिकल प्लांटेशन पे काम कर रही हैं उनके लिए बहुत बड़ा चांसेस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रांट जो है बहुत अच्छी है। ये ग्रांट अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं, बट इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया भी ठीक होनी चाहिए, तभी इस ग्रांट को आप अप्लाई करेंगे तो बन पाएगा। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ बजट पोषण का क्या है और ये ग्रांट मिलेगी कैसे और इसको अप्लाई कैसे करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ बजट। देखिए बजट इसका जो है स्पेस एरिया जो 100 स्क्वायर मीटर अप टू 1 एकड़ होनी चाहिए, जो ये मेडिकल प्लांटेशन बोर्ड करने के लिए। और इसको जो अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन, इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो एनजीओ और ट्रस्ट सोसाइटी, सेक्शन 8, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड से कोई इंस्टीट्यूट है, वो भी अप्लाई कर सकता है। देखिए सबसे पहले बात मैं आपको बोलूं तो ये जो मेडिकल प्लांट्स का जो कार्यक्रम है, हॉर्टिकल्चर का जो ये प्रोग्राम, न्यूट्रिशन, ट्राइबल एग्रीकल्चर, कम्युनिटी वर्क, ये सब चीज अगर आपने काम किया है या कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस बनने की उम्मीद रहती है। क्यों ज़्यादा बनने की उम्मीद रहती है? क्योंकि ये ग्रांट मिलने के चांसेस बढ़ा देती है कि आपने कुछ अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बजट और रिकरिंग प्लस नॉन रिकरिंग की बात करें तो 100 स्क्वायर मीटर लैंड अप टू 1 एकड़ लैंड इज अंडर होना चाहिए। तो मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 1 इतना होना चाहिए। ठीक है। अब फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन फॉर 3 इयर्स इन द, जो ग्रांट की वैल्यू है 3 इयर्स तक का ये ग्रांट रहेगा जो आपको काम करना है। और 7 लाख आपका ये रहेगा टोटल वैल्यू 3 इयर्स का। लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर एस्टैब्लिशमेंट का जो अमाउंट है वो आपका 450 लाख रहने वाला है, यानी 4,50,000। सेकेंड ईयर फॉर मेंटेनेंस 125, यानी 1,25,000 आपका रहने वाला है। थर्ड ईयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ 120, यानी 1,25,000 रहने वाला है। अब ये रहा तो बजट का वैल्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो आप एक टेंटेटिव बजट एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। परचेज आपको कितना करना है, कैसे करना, ये है। मेंटेनेंस आपका ये है और ये है। अब इसमें परचेज ऑफ द सैम्पलिंग आपको करना है, जो सैंपल्स आप परचेज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें करना है। दूसरा लेबर चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दे उसी में है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग IEC, मटेरियल एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, डिस्प्ले बोर्ड्स एंड प्लांट्स, जो प्लांट है उसमें जो आपने, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ये प्रपोजल इन दिस थ्रस्ट एरिया आर टू बी सबमिटेड प्रपोजल्स। ये प्रपोजल आप सबमिट कहाँ करेंगे, इसके लिए यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, ये आप पूरा देख पाएंगे। ngo.ayush.gov.in पर जाना है। वहां पे स्कीम अंडर द हर्बल गार्डन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSS फॉर कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो the deadline for submission of project proposal shall be 3 weeks from the date of publish।
यानी ये 12 तारीख को निकला है। 12 तारीख से लेके 3 वीक्स के अंदर, यानी 3 वीक के अंदर आपको प्रपोजल सबमिट करना रहेगा। इन्होंने नोट भी लिखा है, आपको ये बहुत कंपलसरी है नोट्स को देखना। द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफ द स्कूल विल बी सेलेक्टेड एज पर फंड अवेलेबिलिटी। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होंगी वो मेरिट के आधार पर और डॉक्यूमेंट के आधार पर, प्रोजेक्ट के आधार पर, जो आप प्रोजेक्ट बना के सबमिट करेंगे उसके आधार पर रहने वाला है। इसके साथ साथ जो पीआई है, यानी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन जो टीम है, जो जिसको ग्रांट मिलेगा, तो टर्म्स एंड रेफरेंस आप जरूर पढ़ें, क्योंकि टीचर्स ऑफिसर विथ रिलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एनजीओ शुड बी एलिजिबल बिकम द पीआई कोऑर्डिनेटर, ये सारी चीजें जो है मैनेज करना पड़ेगा। हैव ये लास्ट 3 ईयर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी रहेंगी। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है ये आप यहाँ देख पाएंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी इस ग्रांट को अप्लाई कर सकता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। एंड क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन विल बी एलिजिबल फॉर 100% असिस्ट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल सेलेक्ट हो जाती है उनको फाइनेंस सपोर्ट पूरा मिलेगा। रेस्ट ऑफ द कंडीशन रिमेनिंग द सेम एज पर द NMPBCSS गाइडलाइन एज वेल एज पोषण वाटिका। जो इन्होंने गाइडलाइन में दिया है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट मिलेगा। गाइडलाइन फॉर द पोषण वाटिका इट अटैच फॉर रेफरेंस, ये है गाइडलाइन। आपको गाइडलाइन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोषण वाटिका एट द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS NESTAMOT अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष to implement said scheme for the धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। डिटेल्स प्रोजेक्ट प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑफ द इंडेंट। तो आपको इसका जो है ये गाइडलाइन आपको प्रीफर करना बहुत जरूरी है। जब ये गाइडलाइन आप प्रेफर करेंगे तभी आप इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से फिल आउट कर पाएंगे। अब ये जो गाइडलाइन है ये मिलेगी कहाँ? तो इस गाइडलाइन को आप ढूंढने के लिए सीधा यहाँ पे आए। ये गाइडलाइन आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ MOAT की है वो देखना पड़ेगा और उस गाइडलाइन को आप पूरी तरीके से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तभी वो गाइडलाइन जो है आप, ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, ये है। ये गाइडलाइन 13 नवंबर 2020 की है। अभी ये लेटेस्ट भी आई होगी तो देखना पड़ेगा, बट मोस्टली दीज आर सेम ही रहती है। तो आपने देखा होगा इंट्रोडक्स APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो एजुकेशनल के बारे में लिखा है वो सारी चीज़ें इस गाइडलाइन में। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल NESTA के अकॉर्डिंग जो भी है वो सारी चीज़ें इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दी गई है। अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो है आप
प्रोजेक्ट जो है भरेंगे, अप्लाई करेंगे, सबमिट करेंगे। देखो दो चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करके प्रपोजल डालेंगे तो डेफिनेटली है चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसके साथ साथ प्रपोजल डालें और डालने के बाद उसका फॉलोअप भी करें। क्योंकि जब तक प्रपोजल डाल के आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो इसलिए प्रपोजल डालने के साथ साथ फॉलोअप करना जरूरी है। तो ये गाइडलाइन आपको पूरा रीड आउट करना है, फिर आपके अकॉर्डिंग जो नीडेड है वो चीज़ें यहाँ से लेनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये जो ग्रांट है, ग्रांट को अप्लाई करने के लिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रपोजल तभी बनेगा जब आप स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बनाने के लिए काम करोगे, चीज़ें देखोगे। जैसे मैं बोलूं तो स्टेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन आपको प्लान बनाना पड़ेगा, टीम का स्ट्रक्चर आपको रेडी करना पड़ेगा, नर्सरी एंड सोर्सेस डिटेल्स, मेंटेनेंस प्लान एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको इनबिल्ड करना पड़ेगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है एनजीओ की, स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन करना रहेगा, लैंड का असेसमेंट करना पड़ेगा, गार्डन का जो डिजाइन है लेआउट बनाना पड़ेगा, सैंपलिंग जो प्रोक्योरमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें, प्लांटेशन का जो करेंगे उसके लिए ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, ये क्वार्टरली आपको करना पड़ेगा, तभी तो रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। जीपीएस कैमरे की फोटोज, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट का एंगेजमेंट, ये सब तभी संभव है जब आप पूरा प्रॉपर प्रपोजल तैयार करेंगे। फिर हर्बल गार्डन का जो कंपोनेंट है वो सारी चीज़ें आपको रेडी करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए नीडेड डॉक्यूमेंट क्या क्या है। जैसा कि आपने सभी ने अभी देखा है, तो इसके लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, एनजीओ की प्रोफाइल, आपके पास जीएसटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बैंक डिटेल, स्टाफ डिटेल, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल, लैंड का डिटेल्स, जियो कोऑर्डिनेट, केएमएल फाइल, अंडरटेकिंग, एमयू, जो आपका एमयू है वो, प्रोजेक्ट प्रपोजल, फिर प्रपोजल का स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं। फिर एनजीओ का इंट्रोडक्शन, एक्सपीरियंस, और सेलेक्टेड ईएमआरएस स्कूल, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, अवेलेबल लैंड क्या है, प्लांटेशन प्लान क्या है, प्लांट का जो स्पाइसेस लिस्ट है वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, मेंटेनेंस, अवेयरनेस, टाइमलाइन, बजट का ब्रेकअप, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सस्टेनेबिलिटी प्लान। कहने का मतलब है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाना और रेडी करना पड़ेगा। अगर आप अगर चाहते हैं कि हमारा एनजीओ ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड हो, काम हमें मिले, तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एनजीओ अगर हैं तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ट्राइबल जो डेवलपमेंट एनजीओ है उनके लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे, स्कूल एजुकेशन के कोई स्कूल हैं उनके लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे, मेडिकल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे, न्यूट्रिशन, कम्युनिटी हेल्थ,
रूरल लाइवलीहुड ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए भी चांस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बढ़िया से प्रपोजल बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली है आपका मेरिट में प्रेजेंटेशन, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सपीरियंस, फिजिबिलिटी, फंड अवेलेबिलिटी और जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एडवाइस है प्रपोजल स्ट्रांग बनाने के लिए, सब सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती हैं। तभी आप एक अच्छे प्रपोजल बनाने के साथ साथ सबमिशन के जो चांसेस हैं कि हमारा प्रपोजल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे कहने का मतलब है आप अगर प्रपोजल डाल रहे हैं तो आपको ये गाइडलाइन पूरी प्रेफर करनी पड़ेगी, एनेक्जर्स बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नोटेड करना है, स्ट्रेटेजिक क्या प्लान है, बहुत सारी चीज़ें आपको इनबिल्ड करना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट में अगर बनाएंगे तो चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर बनाते हैं तो डेफिनेटली है कि चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्क आपको कैसे कैसे करना है, जो माइलस्टोन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलोअप करना रहेगा। ठीक है, आउटकम्स, टारगेट, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी रहेंगी। ठीक है, तो और ये रहें जो है 374 EMR स्कूल आर गिवन बिलो, ये स्कूल्स के डिटेल्स हैं EMRS के, तो ये पूरा इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कई लोगों के सवाल भी थे कि सर रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। तो देखिए क्या है, आज लिंक जो है जो हमने दिया है वो चल रहा है, लेकिन हो सकता है अगले 10 दिन, 20 दिन, महीने, साल भर के बाद गवर्नमेंट क्या है था नई नई चीज़ें अपडेट करके, नई नई वेबसाइट, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं, तो हो सकता है पुरानी चीज़ें बंद भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, हो सब सकता है, बशर्ते हमें उस काम को करने के लिए सीखना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा काम करने में हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, हमने आज डिटेल अगर आपको दी है तो आप अगर उसको 2 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है वो चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको प्रपोजल सबमिशन करने के लिए आपको NGOIUS.gov इन पे जाना है। ठीक है, आपको सीधा पेस्ट करके इनके सीधा उस वाले पोर्टल पे आ जाना है। अब देखिए क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो है कि कोई चीज़ें हम आज कर रहे हैं, हो सकता है सिस्टम में अपडेट चल रहा हो तो होने में लेट हो रहा हो, बट हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने भी आपके सामने ये खोला है, लेकिन अभी ये वेबसाइट नहीं चल रही है, तो ये ग्रांट अभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब ये नहीं कि ये चलेगी नहीं, चलेगी, हो सकता है बैकएंड से अपडेशन चल रहा हो तो इसलिए अभी ये नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन भी करके ये ग्रांट प्रपोजल कैसे अप्लाई करते हैं वो भी दिखाता, और उसके लिए पूरा भर के भी दिखाता कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। बट आई होप कि आपको सबको तो ये पता लग गया कि ये ग्रांट निकली है। इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या हमें नीडेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस के साथ साथ अंडरटेकिंग, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और जो स्कूल से हमें एक लेटर जो है लेना है, जिसको हम बोलते हैं सहमति पत्र, हिंदी में बात करें तो, यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो लेना है। इसके साथ साथ क्या रहेगा, तब आपको प्रपोजल बनाने और भरने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा।
कई लोग हैं कि आरएफपी नहीं शो करते हैं, लेकिन आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और ये आरएफपी डाउनलोड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़िए, आपको वहाँ पे आरएफपी मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से सीधा आप अपने कार्य को बढ़ाने के लिए आप इसको रीड आउट करके आगे कर सकते हैं। अगर देखिए ग्रांट और इन्फॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो ग्रांट गवर्नमेंट की निकल रही है उसका इन्फॉर्मेशन आप तक सही लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे के साथ भी शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े कि आप लोगों के काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम में आ रही या नहीं आ रही। अगर आपको लगता है आज तो अभी चल नहीं रही साइट, नहीं तो मैं अभी कंप्लीट फिल आउट करके बता देता, बट अगर आपको किसी को लगता है कि नहीं पूरा प्रपोजल भर के आप इसका वीडियो दें, ट्यूटोरियल बना के दें, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे जब ये साइट चल जाएगी और आपको पूरा प्रपोजल भर के दिखाएंगे। लेकिन आप अगर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ हमें नीडेड है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।